अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने वैभव सिंह ने। बहुत शुक्रिया वैभव कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरज़ू जी, थैंक यू। तो आखिरकार इमरान खान साहब को आप लोगों ने पकड़वा ही दिया। खान साहब को 3 साल की सजा भी सुनाई गई है और साथ साथ ये भी कहा है 5 साल इलेक्शन तो क्या पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, और साथ साथ अगर 1 लाख का फाइन लगा है और अगर वो फाइन ना हुआ तो 6 महीने और जेल हो सकती है। क्या देख रहे हैं आपके ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि बहुत बार तो ये भी कहा गया कि इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट का एक काफी लोग ऐसे हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, तो फिर आखिर इमरान खान पे ये बुरा वक्त कैसे आ गया? देखिए वो तो अब कहते हैं ना कि किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा है, ठीक है। और एक वो शेर है ना कि क्यों बेसबब से फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह ही तो होता है इस तरह के कामों में, ठीक है। तो खान साहब के साथ वही हुआ है। और जो वो काम कर रहे थे, अच्छा मेरा और आपका तो डिस्कशन हुआ था। मैं तो ये बात मैं आज भी किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि मैंने लास्ट ईयर फरवरी में मैंने ये एक इंटरव्यू दिया था, एक हमारे दोस्त हैं उनको, उनके यूट्यूब चैनल पे। तो उस पे मैंने ये बात कही थी कि मैंने कहा था कि खान साहब को उस समय खान साहब मतलब निकाले जाने वाले थे, शायद निकाले भी नहीं गए थे। तो मैंने कहा था ये निकाले भी जाएंगे, ये जेल भी जाएंगे, ये नाअहल भी होंगे, और ये पॉलिटिक्स इनकी खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी, ये कभी पॉलिटिक्स। उसके बाद मैंने स्पेस में भी ये बात की थी, और आपसे भी मैंने कुछ महीनों पहले मैंने ये डिस्कस किया था। तो देखिए ये इसमें कुछ चीजें हैं। एक कहता ना कि ये जो नैरेटिव चला रहे थे सारे इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि खान हमारी रेड लाइन है। कोई भी फर्द कभी भी रेड लाइन नहीं होता। पार्टी रेड लाइन हो सकती है, मुल्क रेड लाइन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन रेड लाइन हो सकता है, इंडिविजुअल फर्द कभी रेड लाइन नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी की रेड लाइन नहीं हो सकता। खान साहब ने जो किया, खान साहब ने इंस्टीट्यूशन के ऊपर जब हाथ डाला, खान साहब जब तक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे थे तब तक खान साहब के लिए फिर भी मतलब एक कहते हैं ना कि एक रे ऑफ होप शायद थी कि हाँ हो सकता है रिवाइवल हो जाए 4 साल 5 साल 6 साल बाद। लेकिन जो 9 मई को इन्होंने किया है, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द फिनोमेना कॉल्ड इमरान खान। वो 9 मई को कोर कमांडर के घर में घुस जाना, उसको जला देना, उसके बाद आईएसआई के जो सेक्टर ऑफिसेस हैं उनके ऊपर हमला करना, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, पेशावर में पेशावर कैंट पे हमला कर देना, वहां टैंकों पे चढ़ जाना, उसको डैमेज करना, फौज की जो गाड़ियां जा रही हैं उन गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी करना, उनको मारना, बाजार के बाजार जला देना। ये वो चीजें ना, ये खान साहब ने इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया था। वो जब तक बाजवा को गाली दे रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। वो आसिम मुनीर को गाली देते कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन जब आपने उस इंस्टीट्यूशन पे जब आपने हाथ डाल दिया, उसको डैमेज करने पे आ गए, तो उन्होंने फिर डिसाइड करना ही था कि फिर ठीक है, फिर असी तक गल मुकाई देना है, ठीक है। तो गल मुका दिए उन्होंने, ठीक है। तो वो खान साहब, अच्छा खान साहब क्या है, ये एक्चुअली जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोगों में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये ना, एक तो उनको अपने चेहरे से बड़ा प्यार होता है। उनको लगता है यार उनसे हैंडसम, उनसे जरा इंटेलिजेंट, उनसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि फोटोजेनिक कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ये नार्सिसिस्ट लोगों का, और नार्सिसिज्म जो है ना वो फासिज्म को जन्म देता है, वो डिक्टेटर्स को जन्म देता है। आप जब खुद के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं ना, अपनी शख्सियत के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर आपको एक फासिस्ट और एक डिक्टेटर बनने में वक्त नहीं लगता है। तो खान साहब उस, और पाकिस्तान में एक ही डिक्टेटर हो सकता है, वो पाक फौज का आर्मी चीफ है, दूसरा नहीं हो सकता कोई, उसकी परमिशन नहीं है। और आप जब उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ, जब आप उससे खिलवाड़ करते हैं, जब उससे छेड़छाड़ करते हैं, तो आप बेसिकली कहते हैं ना कि आग में हाथ डाल रहे होते हैं, सांप के बिल में हाथ डाल रहे होते हैं, और उसने डसना होता है। और ये खान साहब ने बहुत बड़ी गलतफहमी है ना, वो नवाज शरीफ को, जरदारी को, उन्होंने कहते हैं ना गली मोहल्ले के लौंडे लपाड़े समझ लिए थे कि ये लौंडे लपाड़े हैं सियासत के। वो लौंडे लपाड़े नहीं, वो तुम्हारे वालिद हैं,
राजनीति के, पॉलिटिक्स के। उन्होंने बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो है ना फेस किए जब, और उनके पास कोई सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी नहीं थी जब उन्होंने फेस किया था। तो उनको पता था कैसे डील करना, उन्होंने डील किया। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना, ओनली अ पॉलिटिशियन लाइक नवाज शरीफ कुड सी थ्रू इट। इस सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और उसको पता था कि ये नार्सिसिस्ट आदमी है, ईगोइस्ट आदमी है। अगर मैंने आसिम मुनीर को बनाया तो ये अपने पैरानोया में जो है ना खुद का नुकसान कर लेगा, और ये वही उसने वही किया। वो पैरानॉइड हो गया जब जैसे ही आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना है। पहले उसके बनने से पहले इसने शुरू किया, उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। जब बन गया तो कहा नहीं मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, और मैंने तो उनको जो है कि बेस्ट विशेस भिजवाई है मेरी, और ये सब किया इसने। उसके बाद इसका पैरानोया नहीं गया। सही। तो उस पैरानोया में इसने ये सारी हरकतें कर दी। ये सारी स्क्रिप्ट जो है ना, ये लंदन से बैठ के नवाज शरीफ ने लिखी है, और इमरान खान उसकी इशारों पे नाच रहा है। जैसा जैसा वो चाहता गया नवाज शरीफ, वैसा वैसा इमरान खान करता गया है। और आप मुझे बताइए, जो तोशा खाना का केस है, तोशा खाना कौन से मुल्क में नहीं होता है? बिल्कुल। इंडिया में नहीं है तोशा खाना, अमेरिका में नहीं है, यूके में नहीं, हर मुल्क में तोशा खाना है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब यूएस गए थे, तो उन्होंने कुछ डायमंड की कुछ ज्वेलरी जो बाइडेन की वाइफ के लिए, और उपनिषद और कुछ और भी सामान उनको जो है वो गिफ्ट में दिया है। तो वो क्या जो बाइडेन लेके अपने घर चला जाएगा, या अपने बेटे हंटर बाइडेन को कहेगा कि ले जा इसको बाजार में बेचा, देख कितने का बिकता है ये, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा। वो जो तोहफा है वो तोशा खाना में रख दिया जाएगा। अब वही पर जब वो उनकी पूरी की पूरी उनका आर्काइव बना हुआ, उनकी पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है वहां पे। ये तो आपके लिए प्राइड की बात है ना, कि ये जब 1978 में जब फलाना प्राइम प्रेसिडेंट थे तो फला मुल्क के व्यक्ति ने इन्हें दिया था, ठीक है? तो इट शोज द ऑनर एंड द रिस्पेक्ट दैट योर कंट्री होल्ड्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दुनिया के देशों में आपकी कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है, वो इससे रिफ्लेक्ट होता है। ट्रू। खान साहब ने क्या धंधा चालू किया था? वो तो अच्छा, अभी तो ये वो तोहफा है जो उन्होंने तोशा खाना से निकाल के बेचा है, ठीक है? अभी तो उनकी तो बात ही नहीं है, जो दो तोशा खाना पहुंचे नहीं, वो एयरपोर्ट से ही बिक गया। तो बहुत सारे तोहफे ऐसे हैं जो ये लेकर के, अगर अमेरिका से मान लीजिए तोहफे मिले हैं, ये लेकर के आए हैं, तो यहाँ पे एयरपोर्ट में ही वो जुल्फी बुखारी या उसके शहबाज गिल की गाड़ी में रखा गया, और वहीं जब बाहर चला गया, पार हो गया वो तोशा खाना में गया ही, तो भी उनकी तो फहरिस्त नहीं है। हाँ, वो लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन इमरान खान ये भी तो कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर वसीम चीमा नाम लिया है, उन्होंने कहा कि तोहफे तो वो बेचते रहे, उनको तो बुलाया नहीं अदालत ने। नहीं, ये तो खान साहब ने कहा है ना कि वसीम चीमा ने तोहफे बेचे हैं। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी थी, और जो पेन थी, और जो कफलिंग्स थी 50 करोड़ रुपए की, जो मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था, जिसके ऊपर मतलब द होली मॉस्क का इमेज बनी हुई थी मक्का की, ठीक है? वो इन्होंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा ने बेची थी उसको, दुबई में जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उसको। वो तो जुल्फी बुखारी ने बेची ना, जुल्फी बुखारी। ठीक है? तो वसीम चीमा का बेचा हुआ तो कोई गिफ्ट नहीं सामने आया। तो और वसीम चीमा ने बेचा भी होगा तो फौज वसीम चीमा से वसूल लेगी। वसीम चीमा के खिलाफ कार्रवाई करने के उनके पास 50 तरीके हैं। वसीम चीमा ने ये कसम नहीं खाई थी ना कि मैंने इलेक्शन, वसीम चीमा को तो इलेक्शन कमीशन में नहीं सबमिट करना अपना डिक्लेरेशन। भाई वसीम चीमा ने तो ये डिक्लेयर नहीं करना, ना तोहफे वसीम चीमा को मिले थे, ठीक है? सही। भाई तोहफे आपको मिले थे, जो मोरालिटी है, आप प्राइम मिनिस्टर हो, मॉरल पेडिस्ट्रियल पे तो आप बैठे थे ना, आपने कैरेक्टर शो करना था। वसीम चीमा ने नहीं शो करना था जो ब्रिगेडियर है। तो ये एक बहुत, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा देखिए, मैं 3 चीजें हैं, इन्होंने 3 चीजें जिन ग्राउंड्स पे देखिए ये इंसान अभी भी इसके सजा होने के बाद झूठा साबित हुआ है। पहली बार इसने क्या कही, उसने सबसे पहले तो बोला कि मैंने तोहफे बेचे नहीं है, फिर साबित हुआ कि नहीं तोहफे बेचे हैं। जब ये साबित हो गया तोहफे बेचे, तो कहा कि मेरे तोहफे मेरी मर्जी, मैं बेचूं जो करूं, यही बोला ना इसने। बिल्कुल यही बोला। दूसरी इसने कहा था कि
मैंने कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं की, जो कि बाद में साबित हुआ कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने मिस डिक्लेरेशन की थी। बिल्कुल। तीसरा इसने कहा हाँ मैंने बेचा था, और लेकिन जो पैसे मिले उससे मैंने अपनी बनी गला की सड़क बनवाई थी, ये कहा इसने। बाद में वो भी साबित हुआ कि सड़क भी नहीं बनवाई इसने। तो ये सारी कितने ग्राउंड्स पे तो ये आज झूठा साबित हो गया ना बंदा। हाँ। और देखिए आपके जो अब ये वो शख्स है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहता था कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस, ठीक है। बिल्कुल। और वक्त ने क्या साबित किया? वक्त ने ये साबित किया कि ये जो डायलॉग इसने मारा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, वो इसके ऊपर खुद आकर के सूट बैठा है कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो तोशा खाना से जो तोहफे मिलते थे, वो जो बेचते थे एज अ चीफ मिनिस्टर, उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, देखा है मैंने। बिल्कुल। हाँ, वो चीज एज अ चीफ मिनिस्टर जो उनको तोहफा मिलता था, जो तोशा खाने में रखा जाता था, उसकी वो नीलामी कराते थे। और जब उसकी नीलामी कराते थे तो नीलामी में जो पैसे मिलते थे, वो पैसे गर्ल्स एजुकेशन में गुजरात गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट स्कूल से उनमें लगाए जाते थे। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो कहता था स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस, और खुद 1.5 किलो कोकेन खींच के, और ये इंसान मतलब तोहफे बेच रहा है, घड़ियां बेच रहा है, कलम बेच रहा है, कफलिंग्स बेच रहा है, दुनिया भर की चीजें इसने जो उसको मिला सब इसने बेच दिया। और बेच करके वो बेचा भी तो मतलब, अच्छा रसीद किसी की नहीं है। हाँ। रसीद किसी एक तोहफे की नहीं है जो उसने की, मतलब किसी दुकान पे बेचा हो, किसी की मतलब ढंग के आदमी को बेचा हो, सब ब्लैक मार्केट में बेचा है। तो ब्लैक मार्केट ही है तो यही करेगा ना। आप मुझे बताएं, जो सट्टेबाजी करता हो, खुद उसने कहा कि मैं सट्टेबाजी करता था, एडमिट किया है, ऑन कैमरा एडमिट किया है, इंटरव्यू वीडियो इंटरव्यू में एडमिट किया है कि मेरा जो साला है जैक गोल्डस्मिथ, मैं उसके साथ मिलकर के मैं बैटिंग करता था वहां यूके में, और पैसे कमाता था मैं। बैटिंग ये करता है, शराब ये पीता है, कोकेन ये करता है, और यासर मदीना भी इसी ने बनानी है, बच्चियों का अच्छा मिस डिक्लेरेशन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ तोहफों का है, एसेट्स का है, फंड्स का है, बच्चों का है। बेटी आज तक इसने अपनी ओन नहीं की, टिरियन वाइट को। तो इस और इवन टिरियन वाइट के साथ में इसका ये था कि टिरियन वाइट को लीगल बैटल लड़नी पड़ी टू प्रूव दैट शी इज डॉटर ऑफ इमरान खान। अपनी खुद की बेटी को ये बेटी मानने को भी तैयार नहीं था, और ये दूसरों को बोलता है कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस। तो लेकिन बाद में तारीफें भी बहुत की हैं, बाद में तो तारीफें भी बड़ी करने लग गए थे कि वो करप्शन के कोई केस नहीं है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे। ये भी इमरान खान का यू टर्न तो मारते ही रहते हैं ना, तो ये भी यू टर्न किया था। लेकिन वैभव आगे फ्यूचर क्या लग रहा है कि इनको जेल होगी कि बेल मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे? क्योंकि कैरियर तो खत्म नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट तो अभी भी साथ है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनका कैरियर खत्म है, इनका कैरियर खत्म है। और मैं आपको ये चीज बता दूं, अभी तो ये पार्टी को भी डिसबैंड होना है, ठीक है, अभी तो ये पार्टी को भी खत्म होना है। और आपको क्या लगता है कि ये जो नई पार्टी अलीम खान की आई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान काउंसिल 2.0, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करना है? अगर तहरीके इंसाफ रहेगी तो फिर उनके लिए तो कोई स्कोप नहीं बचा ना। तो वो भी तो प्रेशर डाल रहे होंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान, ये भी तो दोनों बिजनेसमैन है ना। ये कहेंगे ना कि साहब हम करोड़ों रुपए, एक भाई उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है कि भाई हम इतने पैसे आपने हमसे पहले पीटीआई में इन्वेस्ट कराए, पीटीआई जो है वो लेकर के खान साहब बैठ गए और हमको सबको बाहर कर दिया, तो आप हमारी एक इन्वेस्टमेंट डुबा चुके हो, अब हम एक दूसरी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो पहली वाली बंद कराओ दुकान, पहले वाले का शटर गिराओगे तब तो हमारी चलेगी ना। तो बेसिकली क्या है कि पीटीआई का शटर गिरना बाकी है। फॉरेन फंडिंग का भी तो केस है, हाँ, फॉरेन फंडिंग का भी बिल्कुल। अभी तो तोशा खाने के केस में जजमेंट आया है ना, अभी तो टिरियन वाइट वाले केस में भी आना है, ठीक है, वो भी एक केस चल रहा है। अभी इनका इसमें भी आना है, फॉरेन फंडिंग वाले में भी। फॉरेन फंडिंग तो बेसिकली इन्होंने रखा हुआ जिसमें ये फाइनल बिल्कुल कहते हैं ना कि पूरी पार्टी पूरा निजाम रोल कर देंगे,
लपेटने का ना, निजाम लपेटने वाला काम। तो पीटीआई का जो पूरा चैप्टर है ना उसको लपेट देंगे उसमें, वो फॉरेन फंडिंग के केस में, और खान साहब उसमें ताहयात नाअहल हो जाएंगे। अभी तो 5 साल के लिए इसमें हुए हैं, अभी दूसरे, अच्छा बेटी में अगर कन्विक्शन हुआ, जो कि होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बेटी तो नहीं की है और डिक्लेयर उन्होंने किया नहीं था आज तक, आज वो मान भी ले कोर्ट में जाके, तो अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव उसमें देखेंगे तो जिस समय का केस है उस समय तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मेरी बेटी नहीं है, बिल्कुल। तो उसमें नाअहली अलग से होगी। अगर 10-15 साल की भी अगर मिला के हो गई तो ताहयात ही तो हो गए ना। खान साहब ने और खान साहब ने जीना कितना है, मतलब 75 साल के हो ही गए हैं, ठीक है, अब 90 साल की उम्र में तो वजीर आजम नहीं बनेंगे ना। नहीं, वो तो सही है, लेकिन इमरान खान को जो लोग लाए थे, जाहिर एस्टेब्लिशमेंट को फौज के ही लोग लाए थे, उनसे फिर ये कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? ये तो अब हर एक को अपनी मर्जी से पपेट की तरह चलाते हैं, तो आखिर इनसे कहाँ गलती हुई है एस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान खान काबू में नहीं आए? लेकिन ये जो केसेस बने हैं, ये तो नवाज शरीफ पे भी बने थे और फिर खत्म भी हो गए। अगर ये चाहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लोग और फौज के, तो ये तो मिनटों में खत्म भी तो कर देते हैं केसेस को, इनका क्या है? इसलिए लोगों को लगता है कि शायद इमरान खान को फिर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि फिर से करेंगे इस्तेमाल, ठीक है, और ना खान साहब की जरूरत पड़ेगी इनको। और आप देखिए एज फैक्टर भी देखें ना, इमरान खान आज 75 साल का है, 75 या 76 साल ऐसी कुछ उम्र है उसकी, ठीक है, 15 साल में वो 90 साल का हो जाएगा। तो मतलब आप 90 साल के बुढ़े से आप क्या, मतलब उसको क्या वजीर आजम बनाएंगे और वो क्या करेगा वजीर आजम बन के, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता है, बट एनीवे आप करने को कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान, एनीथिंग कैन हैपन। अगर इमरान खान वजीर आजम बन सकता है तो इमरान खान दोबारा भी वजीर आजम बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक मतलब एक बड़ा, कहते हैं ना कि बड़ा शाहकार ही था इनका, कि मतलब जो इमरान खान जैसे शख्स को जो कोई पूछता नहीं था, उसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया 10 साल में, तो बड़ी चीजें कर सकते हैं फिर 10 साल में, बट कितना इफेक्टिव होगा ये देखने की बात है। और आप ये भी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जब अभी ब्लास्ट हुआ है, आप देखा 63 लोग मर गए वहां बाजौड़ में, तो 2011 में हकीमुल्लाह महसूद जब इसका टीटीपी का चीफ था, तो उसने बेसिकली जमीयत के खिलाफ मतलब उसका आगाज किया था। वो ये बिलीव करता था कि नहीं, जमीयत के लोगों को मारना चाहिए, बिकॉज ये पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको तस्लीम करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो वी हैव अ आइडियोलॉजिकल बैटल विद देम एंड एएनपी। तो टीटीपी जब तक मौलाना, अच्छा फजलुर रहमान की पार्टी ऐसी थी जिसकी एक्सेस या जिसकी रीच गांव तक थी। एएनपी फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो रिलेटिवली थोड़ी अर्बन केपी पार्टी थी हमेशा से, बट जो जेयूआई फे है, तो ये तो हमेशा से ही, मतलब इनका तो रूरल मदरसे इन्होंने बहुत बनाए गांव देहातों में जाके, और देवबंदी है सारे, तो वहां पे इनका काफी पेनिट्रेशन था, तो उन्होंने उनको मारना शुरू किया। कुर्रम एजेंसी में और बाजौड़ में इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत सारे लोग मारे हैं टीटीपी ने 2013 से। फिर जकीउर रहमान जो उस समय नंबर 2 थे हकीमुल्लाह महसूद के, उन्होंने इस चीज से प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें टीटीपी के साथ, मतलब हमें जेयूआईएफ के लोगों को नहीं मारना चाहिए, बिकॉज वो ठीक है वो आइन को मानते हैं बट वो दीनी लोग हैं, तो इस्लामिक तौर पे वो चीज ठीक नहीं है। तो जो वो फ्रैक्शन था जो हकीमुल्लाह महसूद को सपोर्ट कर रहा था इसमें, वो वहां से टूट गया। 2013 में ड्रोन स्ट्राइक में हकीमुल्लाह महसूद की मौत हो गई, और उसके बाद जो फैक्शन टूट के अलग हुआ टीटीपी के साथ, उसने आईएसकेपी ज्वाइन किया, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। तो उन्होंने फिर जेयूआईएफ, एएनपी और ये जितनी भी केपी बेस्ड पार्टीज थी, इन सबको उन्होंने काफिर डिक्लेयर किया, तकफीरी हैं वो। तो उनका ये था कि यार इन सब के बरेलवी, देवबंदी और सूफी, जितने भी इस तरह के जितने भी फिरके हैं पाकिस्तान, उनको सबको उन्होंने काफिर डिक्लेयर किया, मुर्तद डिक्लेयर किया, और कहा इनका कत्ल जायज है। तो ये जो इंसिडेंस हुआ है ना, ये भी आईएसकेपी ने किया है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने, ठीक है, ठीक।
पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान फौज के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो पिछले 20 साल से इनकी है, एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ब्लास्ट करती है, ब्लास्ट करने के बाद उसको ओन करती है, और ये उसके मुंह पे हाथ रखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं आपने नहीं किया है, हम बताएंगे किसने किया, आपने नहीं किया है। ठीक है, अफगान तालिबान ब्लास्ट करता था, मारता था अफगानों को, अमेरिकन को, हम उनके मुंह पे हाथ रखते, मतलब आईएसआई उनके मुंह पे हाथ रखे, नहीं नहीं आपने नहीं किया, हम बताएंगे किसने किया है। वो ऑन कर रहे हैं, आपने किया है, ये नहीं आपने नहीं किया है, हाँ। ये आईसिस ने कराया है। ठीक है, अभी भी वही काम करते हैं। देखिए, मारते आईएसकेपी वाले हैं और खाते में किसके डालते हैं, टीटीपी के। आईएसकेपी अपने मैगजीन में, अपने न्यूज लेटर्स में ओन करती है कि हाँ ये ब्लास्ट हमने की है, ये हमला हमने किया। ये कहते हैं नहीं तुमने नहीं किया है, हम बताते हैं ना, ये टीटीपी ने किया है। क्यों? क्योंकि टीटीपी के साथ इंडिया को इम्प्लीकेट करना है। पिछले 1 साल से ये इसी एक काम पे लगे हुए हैं, 2 साल से, कि कोई कैसे भी करके जी के मर के, इनके जितने भी लोग बैठे हैं दुनिया में, कैसे भी करके कोई एविडेंस ले आओ, थ्रेड ऑफ एविडेंस की, मतलब यार श्रेड ऑफ एविडेंस की, मतलब इंडिया और टीटीपी का कोई लिंक मिल जाए हमको। हाँ। मिल नहीं रहा 2 साल से, बट लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन साथ साथ ये भी है वैभव कि आज बड़े हामिद मीर साहब बड़े फेवरेट है कई लोगों के इंडिया में। उन्होंने ये कहा आज अपने टीवी चैनल पे कि जी हमने तो वो जो इंडिया ने कश्मीर में से जो दफा हटाई है, वो 370 है जो हटाई है, उस पर हमने तो आज प्रोटेस्ट करना था। पाकिस्तान ने सब बैनर बन गए थे, पूरे कंट्री के अंदर जो है वो सब ने प्रोटेस्ट करना था, और अदालत ने आज ही इमरान खान का फैसला सुना दिया। उसकी वजह से हम 370 पे बात ही नहीं कर सके, और सारे टीवी चैनल सिर्फ इमरान खान दिखा रहे हैं। तो ये भी उनको कोई साजिश का हिस्सा लग रहा था हामिद मीर साहब को। हामिद मीर साहब को साजिश वाजिश नहीं, हामिद मीर साहब को सब कुछ पता है। ठीक है, बाजवा साहब डील करके गए कश्मीर के ऊपर कि भाई साहब हमें कश्मीर नहीं चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट। बाजवा साहब हैज ऑलरेडी गिवन अप कश्मीर। वो इंडिया के साथ कह चुके हैं कि भाई साहब ये कश्मीर के चक्कर में हमारा बचा खुचा पाकिस्तान जो है वो मतलब बर्बाद हो गया है, और मतलब अलग अलग हिस्सों में हम लोगों को खाना नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, ऑटो की लाइनों में लोग मरने की नौबत आ गई है। तो वो जो कश्मीर का बटन था ना, वो बाजवा साहब खुद स्विच ऑफ करके गए हुए हैं, और वो स्विच ऑन नहीं होना। अब बात घुमा फिरा के ये है कि पीओके का क्या करना है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात, ऐसा नहीं कि बाजवा साहब एज अ फर्द ये बात कमिटमेंट करके गए इंडिया से, उस पूरे इंस्टीट्यूशन ने इसकी बात की है कि हम अपने यहाँ पे एज इंस्टीट्यूशन, हमारा डिसीजन है कि हमको नहीं चाहिए कश्मीर, हमें इस पे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, हम ऊपर से जो हमारा पब्लिक कंजम्पशन के लिए करना है हम करेंगे, बट ओवरऑल हमें कश्मीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वी कैन जस्ट मूव ऑन, वी जस्ट वांट टू मूव ऑन। और आप ट्रेड की बात करें कि अब ये ट्रेड कितने फेजेस में खुलेगा और कैसे हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है। ये तो पाकिस्तान के फेवर में ये बात तो। हाँ, तो ये तो बेसिकली ये बात, अगर मुझे पता है कि ये बात डील हो चुकी है आज से 1.5 साल पहले, तो जाहिर सी बात है हामिद मीर साहब को भी पता होगी। ठीक है, तो हामिद मीर साहब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज प्रोटेस्ट होने थे, तो ये फैसला आज ही क्यों आया है। ठीक है, और ये G8 में जो इमरान खान का पीटीआई का ऑफिस है, वहां पे सुबह 7 बजे ही वीगो डाले क्यों पहुंचे खड़े थे आईएसआई के, उनको कैसे पता था कि ये आज फैसला क्या आने वाला है। ठीक है, अगर भाई कोर्ट खुली भी नहीं है अभी, तो वहां का चपरासी भी नहीं पहुंचा, झाड़ू पोछा मारने वाला भी नहीं पहुंचा कोर्ट, और वीगो डाले जाके सारी पीटीआई के ऑफिस में खड़े हो गए आईएसआई के, तो इसका मतलब है ना कि उनको पता था कि क्या फैसला आना है। ठीक, तो वो फैसला आज ही आना है। तो हामिद मीर साहब, बल्कि हामिद मीर साहब ये भी कह रहे थे कि आखिर सैटरडे के दिन ही क्यों फैसला आया है। मतलब वो इस बात पे मुझे तो बड़े अपसेट लग रहे थे कि कश्मीर के ऊपर वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए और शो नहीं किया उन्होंने। हामिद मीर साहब की तो दिक्कत ये है ना कि वो 99% लाहौरिये हैं और 1% कश्मीरी हैं, और वो बनते 99% कश्मीरी हैं और खुद को दिखा चाहते हैं कि मुझे लोग लाहौरिया भी 1% माने। मदर टंग हामिद मीर साहब की पंजाबी है। ठीक है, कश्मीरी खुद बोल नहीं सकते, तो क्यों कश्मीर के ना। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये कश्मीर की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी ना, इंडिया में भी है।
दिल्ली में आपको लटिया में बड़े मिलेंगे कश्मीर की वो कॉटेज इंडस्ट्री वाले लोग, ये बेनिफिशियरीज हैं उस कॉटेज इंडस्ट्री के। लंदन में कॉन्फ्रेंसेस होती थी, यूएस में कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इंडिया पाकिस्तान अमन की आशा के कबूतर उड़ते थे, वो इधर आते थे, ये उधर जाते थे, बिरयानियां खाते थे आपस में, ठीक है, सिंगल मॉल्ट्स चलती थी 5 स्टार होटल्स में, राहत फतेह अली खान, गुलाम अली और इनके गजल के कॉन्सर्ट्स होते थे इनमें फ्री फंड के, और सारे जो है वो गवर्नमेंट्स जो है ट्रैक 2 ट्रैक 3 के नाम पे जो है ये इंडियन टैक्स पेयर्स के और पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे उड़ते थे उनमें। तो और उसमें बड़ी बड़ी ग्लोबल जो एजेंसीज थी वो इन्वॉल्व थी, तो वो भी फंडिंग अलग से किया करती थी। तो वो सब बंद हो गया ना, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा, कोई ट्रैक 2 ट्रैक 3 नहीं चल रहा, तो ना यहाँ आना है ना वहां जाना है, बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया एकदम से। तो जो पैसे वैसे मिलते होंगे भाई, मैं तो पैसे का इल्जाम किसी सहाफी के ऊपर नहीं लगाता, वो ऊपर वाला जाने, वो खुद जाने, वो अपने किरदार के जवाब दे खुद है। लेकिन ये जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो पर्क्स थे, जो ट्रैवलिंग थी, जो खाना पीना था, जो अय्याशियां थी एक तरीके से कहिए, वो सारी बंद हो गई ना, तो उसकी तकलीफ तो होती है ना। अब तो नहीं रह गया कुछ, अब क्या करेंगे? अब तो वही है जमान पार्क, बनी गाला, कराची, सियालकोट, अब तो कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई ना। बिल्कुल। तो अब आदत है नहीं ये सब करने की उन लोगों को। लेकिन अभी तो एक खबर ये भी तो आई थी कि आपके पार्लियामेंट में भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए और लोगों के बीच में दुश्मनी नहीं है, और इस किस्म की बात चल रही थी। मेरे ख्याल है 4-5 दिन पुरानी न्यूज है, लेकिन ये मैंने देखी थी कहीं पर कि ये बात की जा इंडिया रही एक है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अब 370 के एब्रिविएशन की आज इंडिया में लोग मतलब खुशी मना रहे हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी इंडियंस है, दे आर हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। और कपिल सिब्बल साहब जो कांग्रेस के लीडर है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। वो आज भी हियरिंग में, आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट रूम नंबर 1 में रोज बेचारे पहुंच जाते हैं काला कोट पहन के, और डेली आर्गुमेंट्स कर रहे हैं कि 370 को रिस्टोर किया जाए, ठीक है, 35A को रिस्टोर किया जाए। चीफ जस्टिस साहब भी डेली बैठ के 4-4, 5-5 घंटे उनका आर्गुमेंट सुन रहे हैं। 4 जजेस और बिठा रखे हैं साथ में अपने बेंच में, वो बेचारे भी ख्वार हो रहे हैं इनके चक्कर में। तो इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो कोई भी जा सकता है कोर्ट में, कोई संसद पार्लियामेंट डिबेट्स के लिए ही तो है ना। ऐसा थोड़ी कि पार्लियामेंट में कोई, अगर पार्लियामेंट में बोल ही नहीं सकते तो पार्लियामेंट क्यों, फिर वो बंद करके वहां सिनेमा हॉल खोल देते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो डिबेट एंड डिस्कशन के लिए बनी हुई जगह है, वहां पे सारी डिबेट होंगी, वहां पे फॉर पाकिस्तान भी लोग बात करेंगे, अगेंस्ट पाकिस्तान की भी बात करेंगे, तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल साहब गए, तो कपिल सिब्बल साहब को कौन गालियां दे रहा है? कोई नहीं गाली दे रहा है भाई। वो उनको लगता है कि ऐसा रिस्टोर होना चाहिए, वो कोर्ट चले गए। इनको पार्लियामेंट पे उनको लगा पार्लियामेंट में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं, तो हम कोर्ट से रिलीफ ले, तो वो कोर्ट के पास गए। अगर कोर्ट उनको रिलीफ दे देगा तो इंडिया में क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा? 100% होगा। तो लेकिन आपको जी नहीं तो क्या है कि मतलब देखिए, जब आप पाकिस्तान में बैठ करके इंडिया को देखते हैं, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं वो लाइव टेलीकास्ट होती है, वो इंडिया में नहीं दुनिया में बैठा हुआ हर एक इंसान देख सकता है जब वो प्रोसीडिंग चल रही होती है। सही। आपने बस अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन खोलना है और आप देख लीजिए उनकी क्या हियरिंग चल रही है। आपके यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ सिस्टम बिल्कुल ओपेक है। हर चीफ जस्टिस अपने तरीके से चीजों करता है। अब 64A की जो आपके यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया जज ने, मतलब अनहर्ड ऑफ है कि मतलब अगर जज का काम, जुडिशरी का काम होता है टू इंटरप्रेट द लॉ, ठीक है, सही, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जब भी कहीं इंडिया में वायलेट होंगी या दुनिया किसी भी देश में, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि नहीं उसको रिस्टोर कराए और उसको एनफोर्स कराए अपने ऑर्डर को, ठीक है। गवर्नमेंट कोई ऐसा लेजिस्लेशन ना करे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता हो। यहाँ पे मतलब जज ने बैठ करके आपके पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया नया, मतलब एक होता है इंटरप्रेट करना, एक होता है राइट करना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया, लेकिन कर लेते हैं वो।
कोई पूछने वाला नहीं है। एक केस जिसमें कुछ नहीं था, पनामा में लिटरली कुछ नहीं था। अच्छा, पनामा जिस बंदे ने निकाला पाकिस्तान में, उमर चीमा ने, उमर चीमा को भी नहीं पता होगा कि मतलब मेरे पेपर से ये वारदात अंजाम देंगे ये, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप, अच्छा जिन ग्राउंड्स में नवाज, अच्छा वो था क्या वो केस पनामा, और डिस्क्वालीफाई किस पे किया, अकामा, ठीक है, बिल्कुल केस पनामा का था हाँ और डिस्क्वालीफाई अकामा पे किया हाँ उन्होंने। बेटे से सैलरी नहीं ली थी हाँ उस पे मतलब दोनों में कोई रिलेशन है, कोई हाँ रिलेशन नहीं है। मतलब केस रामदास की प्रॉपर्टी का चल रहा है और फैसला जो है वो रामदास के खाने पे, भोजन पे आ रहा है। मतलब कोई मैच ही नहीं है, लेकिन कर लेते हैं वो कमाल है उनका। और देखिए वहां पे पार्लियामेंट का देख लीजिए, पार्लियामेंट एट एवरी पॉसिबल, कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी दैट दे गेट, ब्रश लेके खड़े रहते हैं कि आप बताएं सर कब चमकाना है, कितना चमकाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ख्वाह वो पीटीआई हो, नून हो, नीन हो, जो भी है, ये जितने भी है, तो ब्रश लेके खड़े रहते हैं कि सर अब हमको मौका देना सर। हाँ हम सर इनसे खान अच्छा क्या चमका के चमकाता है, दिखाएंगे। सर खान हाँ क्या चमकाता है सर जो हम चमकाएंगे, ठीक है, वो बूट चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वैभव मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि ये इन्होंने जो एक और बिल पास किया है कि जी अगर फौज के खिलाफ कोई बात की, कोई सीक्रेट आउट किया तो मैं वारंट भी कह नहीं रहा हूँ होगा। ये वो नहीं करते, खान होता तो खान करता। पीका ऑर्डिनेंस जो आप कह रही हैं, ठीक है, ये पीका नहीं पीका ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ये दूसरा एक और इन्होंने नहीं, इसी के साथ मैं ये दूसरे वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पीका की हाँ कर रहा हूँ। जब पीका ऑर्डिनेंस आया था, जिसकी अमेंडमेंट लेकर के इमरान खान साहब आए, तो उसको बड़ा ड्रैकोनियन बोला जा रहा था कि बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, और सारे के सारे गालियां दे रहे थे, ठीक है। तो वो पीका ऑर्डिनेंस एक्चुअल में जो पहला पीका ऑर्डिनेंस था वो कौन लेके आया था? कौन लाया था? ये वो नवाज शरीफ लेके आया था, नवाज ठीक है। शरीफ। पहला पीका ऑर्डिनेंस तो नवाज शरीफ ही लेके आया था ना। तो पहला पीका ऑर्डिनेंस अपनी 2014 से 13 से 18 की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब लेके आए थे। दूसरा जो उसका अमेंडमेंट है वो इमरान खान लेके आया। इमरान खान ने गवर्नमेंट में कहा कि यार ये तुम क्या करने लगे हो, कि ये पॉसिबल ही नहीं, कहा दिस इज अ वायलेशन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल राइट्स, तो कहा ये तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब यू कैन नॉट मेक अ लॉ दैट इज अगेंस्ट जो एक सिविलियन के जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनको वायलेट करता हो तो वो लॉ आप नहीं बना सकते, आपके पास चाहे जितनी भी मेजोरिटी हो, ठीक है। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक ऐसी चीज है जो जिसमें वो दैट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो अब ये तीसरा पीका ऑर्डिनेंस अब ये लेके आए हैं, तो उसमें भी इन्होंने इसी तरह से ड्रैकोनियन चेंजेस किए हैं इन्होंने। तो इनको ये था कि यार जब इमरान खान पीका ऑर्डिनेंस लेके आया था तो हमने बड़ा शोर मचाला था टीवी पे, ठीक है, तो हम ये काम, हम पीका ऑर्डिनेंस हम ले आएंगे, तो देखो हमको गालियां दे रहे थे और खुद हमसे भी 2 कदम आगे बढ़ के लेके आए हैं ये। तो इन्होंने उसका नाम बदल करके, मतलब कहते हैं ना कि सेम क्यूजीन इन अ डिफरेंट पैकेट प्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। तो बेसिकली ये सारे वारदाती, अलग अलग वारदातें, इनको यही है ना, मैं जो कह रहा हूँ कि इनको मौका ये होता है, चाहिए होता है कि यार हमको दो, हम आवाम को आपसे भी ज्यादा जलील करके दिखाएंगे, आप हमको मौका दो, हम लोगों का खून आपसे भी ज्यादा चूस के दिखाएंगे, आप हमको मौका दो, हम इनसे ज्यादा आपकी बूट पॉलिश करेंगे, हम आपके फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कर देंगे, आप बस बोल के दिखाओ। क्योंकि आप अगर ये अरेस्ट करेंगे, किसी को पकड़ेंगे ना, तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे उनके साथी के, क्योंकि ये कहेंगे हम तो लॉ के हिसाब से गए, हमने तो कोई गलती की नहीं। ये देखें, ये जो नून वाले हैं ना, इन्होंने जितने लॉ बनाए आज तक, सारे लॉज खुद भुगते हैं, ठीक है, कोई इनका बनाया हुआ लॉ कोई किसी दूसरे ने नहीं भुगता, ठीक है। जितने ड्रैकोनियन लॉ, मैं आज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेट 80s से बात कर रहा हूँ। लेट 80s से लेकर के आज तक पिछले 40 साल में ये वही गलतियां मुसलसल किए जा रहे, ठीक, और इन्होंने कुछ नहीं सीखा है तारीख से, ये फिर गलती कर रहे हैं, और अभी भी ये जो चेंजेस कर रहे हैं ना, इसके विक्टिम्स भी ये खुद बनेंगे और किसी ने नहीं बनना।
सही। ये हर बार गड्ढा खोदते हैं किसी और के लिए और खुद गिरते हैं हमेशा उसमें, और लेकिन सीखने को तैयार नहीं है, आज भी वही गलती कर रहे हैं, सोचिए आप। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाते जाते आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान जो हमेशा कहते हैं आपने घबराना नहीं है, तो इमरान खान को अब घबरा जाना चाहिए या मुझे नहीं? बड़ी टेंशन सिर्फ एक ही बात की है कि खान साहब को अब वहाँ जेल में कोकेन कैसे मिलेगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि बाकी सब तो ठीक है, उनको घर से खाना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, खान साहब का खर्चा बहुत बढ़ेगा, और जितने पैसे थे खान साहब के जो कमाए हुए उनके अपनी गवर्नमेंट में, वो सारे पैसे तो वो जेलरों को रिश्वत देने में चली जाएगी, अगर घर का खाना और कोकेन चाहिए होगी तो ये एक बड़ी मुसीबत है। खान साहब की सारी कमाई जो है वही निकल जाएगी। अच्छा देखिए, आज मेरे एक और कहीं डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि यार इनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। मैंने कहा कोई रिलीफ नहीं मिलना इनको। रीजन ये था कि मैंने कहा देखो, पिछली बार जब अरेस्ट हुए थे तब इनके ऊपर एक मुकदमा हुआ था, उस मुकदमे का भाई एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस जो है उस एफआईआर के, भाई पुलिस के पास राइट था कि इनको अरेस्ट करके पूछताछ करती, तो पुलिस ने उठाया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके इनको छोड़ने को कह दिया, ठीक है। मैंने कहा इस बार जो अरेस्ट हुआ, ये अरेस्ट ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने एफआईआर की और अरेस्ट हो गया, ये कोर्ट में मुकदमा चला है 1.5 साल, मुकदमा चलने के बाद सजा हुई है, तो ये सजा में अरेस्ट हुए। मैं कोई क्राइम करता हूँ और क्राइम किया मैंने, पुलिस ने पकड़ लिया, मैं जाके बेल ले लूं, पुलिस छोड़ देगी, ठीक है। मैंने अभी कोई अपराध किया और पुलिस मुझे पकड़ के लेके गई, मुझे बेल मिल गई, मैं बाहर आ गया, अब केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, जब फाइनल जब सजा आ जाती है कि हाँ इनको 3 साल की सजा, फिर तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले नहीं सकती। अब ये क्या है कि ये क्योंकि ये सजा हो गई, तो अब ये लीगल प्रोसीजर में आ गए, अब इनको वो हायरार्की वाइज ऊपर जाना, अब ये यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे, अब ये इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने सजा दी है, तो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहां अपील करेंगे, फिर वहां पे मेरिट देखा जाएगा केस का, कि केस का मेरिट क्या है। अगर मेरिट पे लगता है कि हाँ ठीक है, इनको इनका केस जो है लगना है, तो इस्लामाबाद में वो केस कब लगेगा, आज लगता है, आज से 6 महीने बाद की तारीख मिलती है, कब की तारीख मिलती है हियरिंग की। ऐसा तो नहीं कि खान साहब का केस है तो आज ही लिस्ट हो जाएगा, सही। तो वो भाई जज तुम्हारे फेवर का हो सकता है, रजिस्ट्रार, केस तो रजिस्ट्रार ने लगाना है ना, जज ने नहीं लगाना। जो रजिस्ट्रार होता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का केस, तो वो लिस्ट करता है, तो रजिस्ट्रार के घर पे भी एक वीक पहुंच जाएगी, वो 6 महीने बाद की तारीख दे देगा, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा कि अब खान साहब को कहते हैं ना कि अब आटे दाल का भाव पता चलेगा कि जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है। और अगले महीने उमर अता बंदयाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे सितंबर में, बिल्कुल, ठीक है, फिर काजी फायज ईसा आ जाएंगे, जिनके खिलाफ इन्होंने रेफरेंस भेजा था कि इनको निकाला जाए, उनकी वाइफ को कितना जलील किया इस जलील आदमी ने, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यार एक एज होती है, ठीक है, एक बुजुर्ग औरत है, ठीक है, अकेली रहती है, तुम उसको आईएसआई के गुंडे भेज के हरास कर रहे हो, तुम उसको कोर्ट में बुला रहे हो, और कोर्ट में इनको भी बेशर्मों को शर्म नहीं आई, पता नहीं कैसे घटिया जजेस हैं कि मतलब बेचारी छड़ी लेकर आती थी, वो स्टिक लेके चलती थी बेचारी, और बेचारे अपने ब्रदर जज की वाइफ को कोर्ट में बुला रहे हो, और उससे क्वेश्चंस कर रहे हो, आर्गुमेंट्स कर रहे हो, और उसको बोल रहे हो कि तुम प्रूफ करो कि तुमने करप्शन नहीं की है, और तुम प्रूफ करो कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो है यहाँ बाहर प्रॉपर्टीज नहीं बनाई है, जो कि इतना ईमानदार आदमी है। काजी फायज ईसा का जो बाप था वो करोड़पति था यार, तुम क्या बात करते हो, तुम बेचते क्या हो तुम लोग, सही। वो बलूचिस्तान का जमींदार आदमी, उसका बाप मोहम्मद अली जिन्ना क्वेटा जाते थे तो उसके घर पे रहते थे, सही। काजी फायज ईसा के, काजी फायज ईसा की हिस्ट्री नहीं पता इनको, उस इंसान को जिसको करप्शन की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा है उसके पास, इतनी प्रॉपर्टीज है, तो बिल्कुल जो इकलौता वाहिद ईमानदार जज था इनके बीच में, उसकी वाइफ को बुला करके करप्शन के ऊपर अपील कर रहे थे। तो अब इनको पता चलेगा खान साहब को कि ये होता क्या है, और जब वो चीफ जस्टिस बनेगा और जब वो पैनल्स बनाएगा, तो वो खान साहब के केसेस जो है वो मतलब उन जजेस के पास नहीं भेजेगा जो अतर मिनल्ला के बाकियात हो, ये
उमर खां बिल्कुल। बंदयाल की बाकियात होंगी, वो उन जजेस के पास भेजेगा जो कि याया अफरीदी जैसे जजेस है, जो अतर मिनिल्ला जैसे जजेस है, जिनको खान साहब से कोई मोहब्बत नहीं है, वो मेरिट पे फैसले करते हैं, मेरिट पे केसेस सुनते हैं, तो वो कर लेंगे। और हम देखते हैं फिर खान साहब को पता चलेगा ना कि कोर्ट कचहरी क्या होती है, जेल क्या होती है। कहता था ना कि बिल्कुल। मैं इसका नवाज शरीफ का एसी उतरवाता हूँ, मुंह पे हाँ, दाढ़ी पे हाथ फेर हाँ। के एसी उतरवाता हूँ, और मैं दिखता हूँ हुँ। ये कैसे रहता है, और मैं अभी इसको भी डलवाता हूँ अंदर। तो अब देखते हैं कि तुमको एसी मिलता भी है या नहीं मिलता है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे ख्याल है खान साहब को डराने के लिए शहरियार खान आफरीदी की पिक्चर्स ही काफी हैं जो आजकल आ रही हैं, जिनको अभी आपने देखा है पहले क्या-क्या बातें करते थे वो। और जान अब अल्लाह को अब देनी क्या है, है? जो कहते थे क्लिप और फुटेज में अंतर होता है। हाँ, बिल्कुल। उनकी आजकल अजीब-अजीब पिक्चर्स आ रही है, देख के बेचारे की अजीब ही हालत कर दी है। अरे लेकिन देखते बेचारा हैं वो कि बहुत, वो हुँ, मेरी बात हो रही थी वहाँ के दोस्त से, बता रहे थे कि यार वो बड़ा रो रहा है, मतलब हाँ, कहते हैं कि यार वो बड़ी मिन्नतें तरले कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट के और इनके नदीम हाँ, अंजुम के और इनके, कि यार जान बख्श दो, मैं सियासत छोड़ हाँ। दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, हाँ मैं, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आप मुझे पार्टी बताओ कौन सी पार्टी में जाना है, मैं उस पार्टी में चला जाता हूँ। यहाँ तक तैयार है वो, लेकिन छोड़, वो माफ करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन्होंने राणा सनाउल्लाह के साथ बहुत गलत किया था, शहरियार खान आफरीदी ने। ड्रग्स का केस डाल दिया था, तो देखिए बहुत बुरा था। मकाफते अमल है ना, तो वही तो वो कहते हैं, हाँ, कहते हैं ना कि आपने कहा था कि आपके पास क्लिप है, तो हुँ, आपको क्लिप प्रेजेंट करे जिसमें उसकी वीडियो एविडेंस जो था, तो हाँ। कहता है नहीं मैंने क्लिप नहीं, मैंने फुटेज कहा था, तो फुटेज और क्लिप अलग अलग होती है। ठीक है। वो राणा सनाउल्लाह वाला ही तो केस था जिसमें उसके ऊपर 9 किलो हीरोइन डाल दी थी इन्होंने। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कि 9 किलो हीरोइन लेकर हुँ, के वो जा रहा था। हाँ, एक, अच्छा, राणा सनाउल्लाह अगर 9 किलो हीरोइन लेके जा रहा होता है, अच्छा मेरी आपसे इस पे बात भी हुई थी एक प्रोग्राम में, हाँ, कि राणा सनाउल्लाह इज अ ट्रूली अ मिडिल क्लास मैन। हुँ, राणा सनाउल्लाह के आप घर चले जाएं, आपको राणा सनाउल्लाह के घर में आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मिडिल क्लास आदमी के घर में आए। हुँ, बिल्कुल। वो इतना सादा और इतना सिंपल आदमी है, प्योर, कहते हैं ना प्योर सियासी कारकुन जो होता है ना, राजनीतिक हाँ, कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल का, बिल्कुल, ऐसे ही है। वो है वो। ठीक है, वो आज की डेट में होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो चाहता हुँ, तो कितने करोड़ों नहीं कमा लेता। हुँ, जब वो, उसने तब नहीं कमाए जब वो पंजाब में होम मिनिस्टर रहे थे लंबे समय तक। हुँ, बिल्कुल। सेंटर में मिनिस्टर रहे, उसको यार क्या पड़ी है कि वो चल करके वो 9 किलो, अच्छा 9 किलो हीरोइन बेचता तो करोड़ों रुपए की तो वो हीरोइन है। अच्छा, वो लेके गाड़ी में घूमते रहेगा कोई, इतनी इतनी हाँ, हीरोइन लेके, ये भी वो अजीब हो रहा है। पुड़िया बना के बेच रहे थे ना सड़कों पे। ड्रग्स ले लो करके कुछ इसी तरह का था। लेकिन खैर शाहरियार खान आफरीदी की शक्ल अजीब सी हो गई है उनकी। मैंने पिक्चर देखी, तो अब देखें कब वो निकलते हैं उसमें से। लेकिन बहरहाल इमरान खान के ऊपर भी एक नजर रहेगी, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद कहीं से कोई आसरा हो जाए, खान साहब बाहर आ ही जाए। तो हम फिर आपसे बात करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे खान क्या साहब बाहर होगा। आएंगे, खान साहब फिर जाएंगे, खान साहब फिर बाहर आएंगे, खान साहब फिर अंदर जाएंगे, वो जितनी बार बाहर आएंगे वो उतनी बार वापस अंदर ही जाएंगे, और शाह क्योंकि उनके महमूद ऊपर, कुरैशी साहब तो आप कह रहे पार्टी वो चलाएंगे। आज मैं अभी अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था, तो मैं वो शाह महमूद कुरैशी का वो स्टेटमेंट चल रही थी टीवी पे कि हम्म, वो कह रहे थे कि सब लोग पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क में करेंगे और ये इंसाफ नहीं हो रहा और ये है वो है, चेयरमैन साहब को ये, और उसने मोबाइल के ऊपर अपना वीडियो रिकॉर्ड, वो हाँ, बयान जो है रिकॉर्ड करा करके चलवाया है। न खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न खुद सड़क पे आया, न खुद हम्म, जमान पार्क गया। हम्म, तो मैं उसको वही कह रहा था अपने एडिटर को, मैंने कहा कि यार, मैंने कहा देखो ये होती है सियासत, इससे ज्यादा खुश आज की डेट तारीख में कोई नहीं होगा, और देखो इसकी बिल्कुल है। बातें सुन लो। ठीक है, हम्म, कितना नाराज है, कितना गुस्से में है ये। तो ये पॉलिटिक्स है कि यू नेवर नो। हम्म, और पार्टी तो उसी ने चलानी है, अगर वो पार्टी सरवाइव करेगी, वैसे भी वो पार्टी सरवाइव करनी नहीं है ज्यादा, मतलब हाँ, दो नहीं साल चलने। 3 साल में रैप अप हो जाएगी वो। हम्म, नहीं चल रही इमरान खान के बगैर, बिल्कुल भी नहीं चल रही। और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो मुझे भी कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच वैभव कि आज आपने ज्वाइन थैंक यू किया। सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ नई चीजें समझने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू।